हेलो हाय गुड मॉर्निंग आप सभी अभ्यर्थियों को। तो आज का पेपर अपन शुरू करते हैं। बहुत अच्छा पेपर है। इसमें आपके राजस्थान जीके के लगभग 30 से 40 क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सभी हल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी को आसान लगेगा ही। अलवर, जयपुर, टोंक और भरतपुर। तो इसका जो सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जयपुर। भाई ब्लू पोर्ट्री के लिए जो फेमस है आपका कौन सा है, वो जयपुर शहर आपका फेमस है। ठीक है। अब देखो ब्लू पोर्ट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको मैं दे देता हूँ। ब्लू पोर्ट्री जो है ना, ये कहाँ की है, तो आपको याद रखना ये कहाँ से आई है। तो ये ईरान से आई है। ठीक है, ईरान। और ईरान को प्राचीन काल में पर्सिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, पर्सिया। ठीक है, ईरान के दो, पर्सिया के दो, एक ही बात है। ठीक है, ईरान पर्सिया से आई थी लाहौर। का आई थी, लाहौर। और लाहौर से इसे राजस्थान जयपुर में लाने वाले जो शासक थे, वो आपके आमेर के महाराजा मान सिंह थे। भाई कौन थे, महाराजा मान सिंह, ये लाए थे इन्हें। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम्स में बनते हैं, इसके इर्द गिर्द से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, अगर मैं बात कर लेता हूँ ये जैसे आपकी ब्लू पोट्री ये बनती किससे है, तो देखो सबसे पहले तो इसमें हरा कांच होता है। हरा कांच। हरा कांच के बाद इसमें क्वार्ट्ज पाउडर मिलाया जाता है। क्वार्ट्ज पाउडर, क्वार्ट्ज पाउडर। ठीक है, उसके बाद मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी आप जानते हो ना, मैट जो बालों में लगाते हैं, पहले लगाती थी औरतें, इसी से पहले अपने बाल धोया करती थी, मुल्तानी। और मुल्तानी अभी सौंदर्य प्रसाधन में काम आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मिलाकर इनका मिश्रण तैयार किया जाता है और फिर आपकी पोट्री बनाया जाता है। ठीक है, और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार थे आप सभी को पता है कौन थे, करपाल सिंह शेखावत। कौन थे भाई, करपाल सिंह शेखावत। इसी करपाल सिंह शेखावत को इसी कला के लिए, ठीक है, 1974 के अंदर, कब, 1974 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया है। बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो ये कला जो है ना, ये तो आई थी तो मानसिंह के काल में, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था ना, वो हुआ था राम सिंह सेकंड के काल में। राम सिंह सेकंड के काल के अंदर इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था इस कला का। ठीक है, दूसरा इस कला के कुछ कलाकारों की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे एक तो थे आपके चूड़ामन। कौन थे, चूड़ामन। ठीक है, दूसरा कालूराम। बिल्कुल आपको याद रखना, सीधा एग्जाम में सवाल बनेगा, चूड़ामन, कालूराम और अनिल और गोपाल सिंह का संबंध कौन सी कला से। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ब्लू पोट्री हो जाएगा। ठीक है, एक आपका अनिल और एक आपका गोपाल, ये चार नाम आपको याद रखने, चूड़ाराम, कालूराम, ठीक है, अनिल और गोपाल सिंह। ठीक है, ये अब यह नाम आपको याद रखने, ये कौन है, तो ये ब्लू पोट्री के कलाकार है, प्रमुख कलाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है, रामदेव जी, रामदेवरा, पापू जी, कोलू, मल्लीनाथ जी खरनाल, गोगा जी ददेरवा। लेकिन गलत सुमेलित बताना, आपको याद रखना। ठीक है, तो गलत सुमेलित इसमें कौन सा है, मल्लीनाथ जी का संबंध खरनाल से नहीं है। मल्लीनाथ जी का संबंध तो कहाँ से है, तिलवाड़ा से है भाई, तिलवाड़ा से है। ठीक है, और जबकि खरनाल से जो संबंध है वो तेजा जी का है, लोक देवता तेजा जी का। क्लियर है। अब देखो मल्लीनाथ जी के बारे में आए, तो मल्लीनाथ जी के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करना चाहेंगे कि भाई मल्लीनाथ जी जो हैं, इनके माता का नाम तो था जानी दे। इम्पोर्टेंट है, बता रहा हूँ, सवाल बनेगा वैसा, आजकल थोड़े से टेढ़े सवाल बनने लग गए। ठीक है, और पिता का नाम भी आपको याद रखना है, रावल सलखा। क्या याद रखोगे, रावल सलखा, ये इनके पिता का नाम है। ठीक है, माता का नाम जानी दे, पिता का नाम रावल सलखा। इनका मेला मोस्ट IMP जो कि आपको याद रखना, इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी। ठीक है, चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को लगता है, से लेकर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक लगता है। क्लियर है। इनका मेला शुरू हो जाता है चैत्र पक्ष के कृष्ण एकादशी से लेकर
चैत्र मास है शुक्ल पक्ष की एकादशी तक इनका मेला चलता है। क्लियर है। अब इनका मेला एक बार पूछा गया था कि मल्लीनाथ जी का मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी के किनारे इनका मेला लगता है। ठीक है। अब देखो लूणी नदी की बात कर लूँ तो लूणी नदी जो निकलती है ना, वो निकलती है आपके अजमेर के नागपाड़ से। लेकिन जब लूणी नदी निकल के जाती है तब इसका नाम लूणी नहीं होता है। ठीक है। तब इसका नाम क्या होता है? सागरमती। सागरमती है। ठीक है, सागरमती। और फिर पुष्कर के पास में एक छोटा सा गांव है गोविंदगढ़, वहां से एक नदी निकल के आती है, उसका नाम है सरस्वती। जब ये दोनों धाराएं मिल जाती है तब ये लूणी नदी के नाम से जानी जाती है। और अभी लूणी नदी उफान पे भी है, आपको बिल्कुल याद रखना। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला था कौन सा शासक ने जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया था, ये आपको बताना है। देखो राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह, सूर सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा ना आपका बिल्कुल राय सिंह, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ किले का जो निर्माण करवाया था वो राय सिंह ने करवाया था। ठीक है। अब देखो जूनागढ़ किले के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाना चाहूँ तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि ये दुर्ग जो है ना, ये इसे पारिक सरणी में भी आप रख सकते हो। कौन सी? पारिक सरणी। ठीक है। दूसरा, इसे भूमि दुर्ग में भी आप रख सकते हो। भूमि दुर्ग ये भूमि पे बना हुआ, तो भूमि दुर्ग कह दो या इसे धानवन दुर्ग कह दो, है ना। ये दोनों श्रेणी में रखा जा सकता है, धानवन, है ना। दूसरा, भूमि दुर्ग वैसे कोई श्रेणी नहीं होता, भूमि जो धानवन श्रेणी होती है उसी भूमि श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। दूसरी, इसकी आकृति की बात कर लेता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी आकृति जो है ना चतुर्भुजाकार है, ऐसा कुछ इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, चतुर्भुजाकार इसकी आकृति है। ठीक है। और इसकी नींव जो है ना, देखो इसकी नींव जो है सबसे पहले किसने रखी थी, तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी नींव जो है राव बीका ने रखी थी। किसने रखी थी? राव बीका ने 1485 में। ठीक है। लेकिन बाद में ये कंप्लीट नहीं हुआ था, जो कि बीकाजी की टेकरी कहलाती है, और इसी राती का कहलाता है। लेकिन वर्तमान किले में जूनागढ़ का जो निर्माण हुआ था ना, वो करवाया था राय सिंह ने। किसने करवाया था? राय सिंह ने। ठीक है। और इसका जो निर्माण कंप्लीट हुआ था वो 1589 से लेकर 1594 के लगभग बीच के कद्दू दौरान जो कार्यकाल दौरान जो समय रहा, इसी के अंदर इसका निर्माण कंप्लीट आपका हुआ था। क्लियर है। और इस दुर्ग के अंदर आपकी 37 बुर्जे। पूछा जा सकता है सवाल कि जूनागढ़ किले में कितनी बुर्जे? 37 बुर्जे। ठीक है। और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है ना, उसका नाम क्या, ये भी सवाल बन सकता है। आजकल एग्जामिनर क्या थोड़े से टेढ़े सवाल पूछता है, तो आपको हर प्रकार की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, हर सवाल का तोड़ आपके पास होना चाहिए। तो इस किले का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है सूरजपोल। क्या नाम है? सूरजपोल। ठीक है। और इसके दोनों तरफ हाथियों पर सवार चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध वीर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगी हुई हैं। ये भी आप याद रख सकते हो। क्लियर है। इसके अलावा राजस्थान का ये पहला दुर्ग है जिसमें लिफ्ट सुविधा उपलब्ध है भाई। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान का ऐसा पहला दुर्ग जिसमें लिफ्ट सुविधा उपलब्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? जूनागढ़। क्लियर है। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा देख लेते हैं अपन अच्छे से। बिल्कुल, राव दलपत सिंह, राव सुर सिंह, राव कर्ण सिंह, राव अनूप सिंह। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनूप सिंह को। राव अनूप सिंह को माही मरातिब की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? आस्करण, सैसमल, सामंत सिंह, उदय सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई डूंगरपुर राज्य में जो गोहिल राजवंश था उसका संस्थापक जो था वो महाराजा उदय सिंह था। ठीक है, महारावल उदय सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6,
गणेश्वर सभ्यता स्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता जो पड़ती है सीकर में पड़ती है, लेकिन वर्तमान की अगर बात कर ली जाए तो ये नीम का थाना जिले में पड़ती है। ठीक है, नीम का थाना। क्लियर है, याद रखोगे अच्छे से। अब गणेश्वर सभ्यता की मैं बात कर लूँ तो गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है ना वो किसने करी थी, तो खोज करी थी आपकी वी.एन. मिश्र ने 1977 में। ठीक है, 1977 में वी.एन. मिश्र के द्वारा की गई है। ठीक है, अब दूसरा देखो इसका उत्खनन हुआ था तो उसमें योगदान दिया था आर सी अग्रवाल ने, तो कभी कभी ऑप्शन में आपको आर सी अग्रवाल भी मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों वैसे वीरेंद्र नाथ मिश्र मिलता है आपको, वी.एन. मिश्र, तो कंफर्म ये सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आर सी अग्रवाल कर देना, बिल्कुल सही होगा आपका, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा देखो कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये सभ्यता, तो आपको याद रखना कांतली नदी। कौन सी नदी है, कांतली नदी आपकी, कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और गणेश्वर को ही ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो अवशेष मिले थे आप सभी को पता है, या तांबे के कांटे मिले थे, तांबे की कुल्हाड़ी, चाकू, तीर यहाँ से आपको प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो 7वां क्वेश्चन है आपका। उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो उदयपुर राज्य में जो डाकण प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो कब लगाया गया था, 1853। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर सवाल ऐसा बन जाता है कि जब उदयपुर में डाकण प्रथा पर बैन लगाया गया था उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो आपको याद रखना स्वरूप सिंह था। कौन था, स्वरूप सिंह। क्लियर, अच्छा सवाल बन सकता है, वैसे एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, पहले तो देखो ये सवाल जो है ना आपका थोड़ा सा सही नहीं है। 25 मार्च को आपका दूसरा चरण हुआ था, तीसरा चरण इसका नाम लिख दिया संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तो कौन सी रियासत इसका हिस्सा नहीं थी, दूसरे चरण की बात कर रहा, तो दूसरे चरण की जो हिस्सा नहीं थी ना वो उदयपुर नहीं थी भाई। उदयपुर का जो विलय हुआ था वो तीसरे चरण के अंदर हुआ था। कौन से चरण में हुआ था, तीसरे चरण के अंदर हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे, तो 9 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजय सिंह पथिक के बारे में तो आप जानते हैं, इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था भूप सिंह। क्या नाम था, भूप सिंह। ये यूपी के रहने वाले थे, बाद में ये साधु सीताराम दास पथिक के कहने पर इस आंदोलन से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ने राजपुताने की देशी रियासतों के साथ 1817 और 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, तो 10 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह संबंधित थे, किससे संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से जिले से, जोधपुर जिले से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मेजर शैतान सिंह का संबंध कौन से जिले से है आपके, तो जोधपुर जिले से इनका संबंध है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, तो देख लेते अपन। देखो, जैसलमेर की हवेलियाँ बिल्कुल नहीं है, सरिस्का पैलेस भी नहीं है, 7 शैलियों का मंदिर भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर को शामिल किया गया है। ठीक है, और सबसे पहले जो शामिल हुआ था वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हुआ था, आपको याद रखना। राजस्थान में यूनेस्को में सबसे पहली साइट कौन सी थी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और सबसे आखिर वाली कौन सी है, तो जयपुर का परकोटा भी 2019 के अंदर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पछेवड़ा संदर्भित है। पछेवड़ा क्या है, तो पछेवड़ा जो है आपका ये है परिधान, है ना। वैसे मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप मारवाड़ इलाके में जाओगे ना इधर जोधपुर साइड, तो पछेवड़ा क्या होता है, जब
सर्दी होती है ना, सर्दी, तो उसको एक बिस्तर होता है, बिस्तर के अंदर जो ओढ़ते हैं ना उसे पछेवड़ा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा परिधान यानी कपड़ों के अंदर ही आपका आता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। वालर, गंवरी, तेराताली और चरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रास या जनजाति का जो घूमर है वो है वालर। वालर एक ऐसा लोक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया। गंवरी का संबंध आपके भील जनजाति से है। तेराताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। चरी नृत्य जो आपका है ये गुर्जरों का नृत्य है, ठीक है। फल्कूबाई चरी नृत्य की फेमस नृत्यांगना और कलाकार हैं। चरी नृत्य आपका किशनगढ़ अजमेर का फेमस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है आपको। और वाकई में अगर आप सारे पुराने पेपर हल कर लेते हो तो मैं कहता हूँ कि बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अभी तक नया जीके किसी पेपर में नहीं पूछा गया, किसी भी पेपर में, सारे पेपरों में आपके पुराने प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो 15 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, अहीरवाटी। कौन सी बोली? अहीरवाटी जो है ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले देखो वीडियो में थोड़ा सा बहुत जल्दी बना रहा हूँ तो थोड़ी सी चाय भी पी लेता हूँ साथ में, और आप लोगों को भी मैं चाय के लिए इनवाइट करता हूँ, आप भी आके चाय पी लो, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जल्दी उठ जाता हूँ सुबह, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बनास नदी को वन की आशा यानी वर्णाशा कहा जाता है। क्लियर है, बिल्कुल आपको याद रखना। माही नदी को वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। भाई माही नदी को किस नाम से जाना जाता? वागड़ की गंगा। सोम नदी माही की सहायक नदी। मंथा नदी ये आपकी जो कि सांबर झील के अंदर जो नमक लाने वाली है ना, सबसे ज़्यादा जो नमक लाती है वो आपकी मंथा नदी, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो देखो इसमें आप दिमाग लगाओ, तब तक मैं चाय की एक तो चुस्की ले लेता हूँ। अजमेर, राजसमंद, बारां, दौसा। अब आप देखो सबसे ज़्यादा बरसात इन चारों जिलों में से कहाँ हो रही, तो वही अति आर्द्र में आएगा। तो आप सभी को पता है झालावाड़ के पास कौन सा जिला है? बारां। तो सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होगी? बारां के अंदर। तो वो बारां कौन से जलवायु प्रदेश में आ जाएगा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर से शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर को छूती हुई और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित जिलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? ये आपको बताना है। ये बड़ा अच्छा सवाल भी है, तो इस सवाल को मैं जरूर आपको अच्छे से बताना चाहूँगा। देखो पुष्कर आपकी ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में तो आती है, ठीक है ना। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, जो कि केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है। उसमें कौन सी झीलें राजस्थान की आती है वो आपको बताना है। आना सागर भी आती है, फतेह सागर भी आती है, लेकिन ये नहीं आती, भोपाल सागर आपकी नहीं आती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल सागर। क्लियर है। अब देखो 3 जिले तो मैंने आपको बता दी, पुष्कर, आना सागर और फतेह सागर, ठीक है।
अब इसके अलावा कौन सी झील शामिल है, तो 6 झीलें इसमें शामिल है। एक आपकी उदयपुर की पिछोला, 4 हो गए। एक आपकी नक्की की झील जो कि माउंट आबू में पड़ती है। इसके बारे में लोकोक्ति है ना कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर इसका निर्माण किया है, ठीक है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील पूछ ली जाए तो आप सभी को पता कौन सी होगी, नक्की झील ही तो होगी। और एक जो बची है आपकी मानसागर झील, ठीक है। मानसागर ये आपके जयपुर के अंदर पड़ती है। मानसागर झील कहाँ पड़ती है, जयपुर के अंदर। तो ये 6 झीलें जो है आपकी, ये आपके कौन से प्रोग्राम में शामिल है, NLCP यानी राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाल हवाई अड्डा अवस्थित है, तो नाल हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, तो नाल हवाई अड्डा आपका जो पड़ता है ये बीकानेर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। JFM का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो आपका JFM का जो पूरा नाम है वो मैं आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसे चक्री के नाम से जाना जाता है, ये मगरा जो कि बीकानेर में पाई जाती है, ठीक है। और इसे चक्री के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गोलिये और हनोतिया भंडार है किसके लिए फेमस है, तो आइए आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोलिये और हनोती, ये आपके तांबे के लिए फेमस है। किसके लिए, तांबे के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है, तो सबसे अधिक जो वन पाया जाता है वो कौन सी श्रेणी का वन पाया जाता है, संरक्षित वन सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पाया जाता है। वैसे मैं आपको बात करूं तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। लेकिन जो संरक्षित वन है ना, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको बताना है, ठीक है। बांगर बूंदी ये तो सुमेलित नहीं है आपका, क्लियर है, ठीक है। भागकर ये भी सीकर में पड़ती है, ये भी सुमेलित नहीं है। गिरवा आपके उदयपुर में पड़ती है, ये भी सुमेलित नहीं। तो वागड़, वागड़ में आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है, इजी भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास के अंदर जो रुई निकलती है आपका कॉटन, वो सफ़ेद होता है, इसीलिए इसे सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। जबकि काला सोना तंबाकू को कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है, तंबाकू और अफीम को काले सोने के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये जो स्थित है आपके बीकानेर जिले में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप में से अगर कोई इंटेलिजेंट जो अभ्यर्थी हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, कैंडिडेट अगर कोई है, तो मुझे बता सकता है कि राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और ये बीकानेर जिले में कौन से स्थान पर पड़ता है। अब सवाल थोड़े से हार्ड बनने वाले हैं, ठीक है, और ये पहले के थोड़े से पेपर थे ना तो थोड़े से इजी थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अडवाना बांध राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो अडवाना बांध जो पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है, ये आपके भीलवाड़ा में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29वें क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं आपसे। निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है,
तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। मरुगंगा किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, राजस्थान में नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बलुई मृदा। कौन सी? सैंडी सोइल आपकी पाई जाती है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये 30 क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए थे, इन 30 क्वेश्चनों को अपन हल कर चुके। तो आज की क्लास को यही समाप्त करना चाहेंगे। इससे पहले देखो, आप क्लास को शेयर भी कर देना, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बेहतरीन सारे RSSB बोर्ड के सारे पेपर अच्छे से हल करवाऊंगा। RPSC के जितने पेपर बचे वो भी सारे हल करेंगे। लेटेस्ट पेपर कैसा पूछा जा रहा है वो पेपर भी मैं एक साथ आपको हल करवाऊंगा। देखो, सामने ही आपके CET एग्ज़ाम आ रहा, पहले आपका ग्रेजुएशन वाला CET है, फिर आपका 10+ CET है। अगर CET आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। नहीं आप पटवारी दे पाओगे, नहीं आप राजस्थान पुलिस दे पाओगे, नहीं आप कौन सा वीडियो दे पाओगे। तो इसलिए इस एक साल के दौरान जितनी भी वैकेंसी आने वाली है वो CET के माध्यम से होगी। तो CET आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। CET क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, जो कि अब की बार CET में निगेटिव भी रख दिया गया है। तो 40% लाना थोड़ा आसान काम नहीं रहेगा आपके लिए। इसलिए मेरे साथ जुड़े, जितने भी पुराने प्रश्न पत्र है CET के वो भी मैं हल कराऊंगा। इसके अलावा राजस्थान GK से जितने सवाल बनने वाले हैं वो सारे अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। तो इंडिया GK से जो सवाल बनेंगे और संविधान से जो सवाल बनेंगे वो भी अपन अच्छे से देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।